नमस्कार, मैं हूं पुष्पेंद्र चौधरी और आप देख रहे हैं इंडिया वॉइस। हरियाणा विधानसभा चुनाव ने इस बार कांग्रेस बीजेपी आमने सामने है। एग्जिट पोल आने के बाद हरियाणा चुनाव में बीजेपी काफी पीछे दिखाई दे रही है। हरियाणा में 10 साल से बीजेपी सत्ता में है, लेकिन एग्जिट पोल के हिसाब से बीजेपी पर पंजे का जोर चलता हुआ दिखाई दे रहा है। साथ ही लंबे समय के बाद कांग्रेस की वापसी भी फिलहाल तय होती हुई नजर आ रही है। हरियाणा में 90 विधानसभा सीटों पर शनिवार को वोटिंग के बाद एग्जिट पोल के नतीजे भी आ गए। ज्यादातर एग्जिट पोल के नतीजे कांग्रेस के पक्ष में हैं, तो वहीं बीजेपी के लिए चिंता की बात है। हालांकि चुनाव का रिजल्ट 8 अक्टूबर को आएगा, तभी पता चलेगा कि आखिर हरियाणा में किसकी सरकार बनेगी। वहीं एग्जिट पोल के हिसाब से आम आदमी पार्टी को एक भी सीट नहीं मिलने के आसार हैं। तो हरियाणा विधानसभा चुनाव में कल मतदान खत्म हो गया और अब एग्जिट पोल के हिसाब से हरियाणा में कांग्रेस की सरकार बनती हुई दिखाई दे रही है। तो बीजेपी के लिए टेंशन वाली बात है, तो वहीं जो और दल हैं उनको भी एग्जिट पोल के हिसाब से टेंशन लेने की जरूरत है। क्योंकि अगर हम मायावती और चंद्रशेखर आजाद की बात करें तो दोनों ने ही अब की बार हरियाणा में विस्तार किया था और वहां पर गठबंधन के साथ वो चुनावी मैदान में उतरे थे। लेकिन देखने वाली बात यही है कि एग्जिट पोल के हिसाब से उनको एक भी सीट मिलने के आसार नहीं है। अरविंद केजरीवाल जेल से बाहर आए, उन्होंने हरियाणा चुनाव में एंट्री की और हरियाणा चुनाव में एंट्री करने के बाद उन्होंने भी वहां पर इमोशनल कार्ड खेला। उन्होंने हर किसी से कहा कि मैं जेल से बाहर आया हूं और बीजेपी ने मुझे फंसाया था, मैंने मुख्यमंत्री के पद से इस्तीफा दे दिया है। जब तक जनता मुझे दोबारा नहीं चुनेगी तब तक मैं मुख्यमंत्री की कुर्सी पर नहीं बैठूंगा। और उन्होंने यही बात हरियाणा के अंदर कही कि अगर मेरा प्रत्याशी ईमानदार है तो उसको वोट दीजिए। तो अब देखना होगा, फाइनल नतीजे 8 तारीख को आएंगे और 8 तारीख को किसको पूर्ण बहुमत मिलता है, यह बात सबसे ज्यादा मायने रखती है। क्योंकि लोकसभा चुनाव से पहले जेजेपी ने भारतीय जनता पार्टी से गठबंधन तोड़ दिया था और अब की बार उन्होंने भी अपने अकेले दम पर चुनाव लड़ा। हालांकि चंद्रशेखर आजाद की पार्टी के साथ उनका गठबंधन जरूर था, लेकिन जो असर होना चाहिए था वो असर होता हुआ नहीं दिखाई दिया। उसके अलावा इनेलो के साथ मायावती आई, उन्होंने भी हरियाणा में चुनाव प्रचार किया और कई रैलियों में उन्होंने कहा कि अगर हमारी सरकार बनती है तो अभय चौटाला को मुख्यमंत्री बनाएंगे और एससी से एक मुख्यमंत्री होगा तो दूसरा मुख्यमंत्री ओबीसी समाज से होगा। लेकिन एग्जिट पोल ने सभी की मेहनत पर पानी फेर दिया है। अब फाइनल नतीजों में किसकी सरकार बनेगी वो सबसे ज्यादा मायने रखता है। और आज करेंगे इसी मुद्दे पर चर्चा, और इस मुद्दे पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी से चंद्रभूषण सिंह जुड़ चुके हैं। वहीं उससे पहले आपको सुना देते हैं मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी और पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने अपनी जीत को लेकर क्या कुछ कहा। 8 तारीख को हम सरकार बना रहे हैं, मेरे पास सभी रिपोर्ट्स हैं और 8 तारीख के बाद आपके सामने है 8 तारीख को जनता देगी जवाब और ये कहेंगे कि ईवीएम है खराब। जनता जवाब देगी 8 तारीख को और ये आरोप लगाएंगे, ये कहेंगे ईवीएम खराब है, ईवीएम को दोष देंगे। ये देने वाले हैं, आप देखना है जी। मैंने क्या कहा है, 8 तारीख को जनता देगी जवाब, ये कहेंगे ईवीएम है खराब। और अच्छे तरीके से चुनाव हुआ है और जब एग्जिट पोल है ये तो कल आए हैं। मैं तो कितने दिनों से कह रहा हूँ भाई, लोगों ने मन बना लिया है कांग्रेस की सरकार बनाएंगे, भारी बहुमत से कांग्रेस की सरकार बनने जा रही है। क्योंकि 2005 से 2014 तक कांग्रेस की सरकार रही, उसकी उपलब्धि देखी लोगों ने, और ये 14 से 24 तक जो ये मौजूदा सरकार है बीजेपी जेजेपी की, इसकी विफलताएं देखी। जो प्रदेश 2014 में प्रति व्यक्ति आय में, प्रति व्यक्ति निवेश में, कानून व्यवस्था में, नौकरी देने में और खेल खिलाड़ियों में नंबर 1 का प्रदेश था पूरे देश में,
वो आज नंबर 1 हो गया बेरोजगारी में, महंगाई में, कानून व्यवस्था बिल्कुल चरम आ गई। ऐसा प्रतीत सरकार है ही नहीं। बेखौफी से बदमाश जो है कभी फिरौती मांगते हैं, कभी लूटते हैं, कभी मतलब मर्डर हो रहे हैं, बलात्कार के रेट बहुत बढ़ रहे हैं। और खेल खिलाड़ियों का तो पता ही है, अपने हमारी जो पहलवान बेटियां, कोई भी खिलाड़ी हो जिन्होंने देश का नाम रोशन किया है, उनको भी न्याय नहीं मिल रहा। तो वहीं आपने सुना पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा और हरियाणा के कार्यवाहक मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी को। तो नायब सिंह सैनी ने यहां पर खुलकर दावा किया है कि एग्जिट पोल गलत साबित हो सकते हैं और हमारी ही सरकार बनेगी। उन्होंने साफ तौर पर कह दिया कि अब की बार कांग्रेस ईवीएम को दोष देगी। तो वहीं दूसरी तरफ हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने दावा किया है कि सरकार कांग्रेस की ही बनेगी और पूर्ण बहुमत के साथ बनेगी। अब देखना यह होगा कि आखिर 8 तारीख को कौन गलत साबित होता है और कौन सही साबित होगा, क्योंकि सीएम सैनी के अनुसार वहां पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनती हुई नजर आ रही है, लेकिन एग्जिट पोल परेशानी बने हुए हैं। अब भूपेंद्र सिंह हुड्डा भी अपनी दावेदारी वहां पर मजबूत बना रहे हैं। हालांकि कई तरह की अटकलें लगाई जा रही हैं। अभी कांग्रेस की तरफ से किसी भी तरह का कोई फैसला नहीं हो पाया है और आज करेंगे इसी मुद्दे पर चर्चा। और इस मुद्दे पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी से चंद्रभूषण सिंह जुड़ चुके हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। वहीं आम आदमी पार्टी से जनक प्रसाद जी, सर आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। कांग्रेस से एनएच उपाध्याय जी और राजनीतिक विश्लेषक अनुराग जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। तो सबसे पहले चंद्रभूषण जी, आपके पास ही आना चाहूंगा। जिस हिसाब से एग्जिट पोल आए हैं उससे बीजेपी की टेंशन बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। आपको क्या लगता है कि अब की बार पंजा चल गया हरियाणा में? देखिए, जो आप कह रहे हैं वो तो एग्जिट पोल है जी, बिल्कुल एग्जैक्ट पोल नहीं। बिल्कुल। तो एग्जैक्ट पोल का जब तक इंतजार नहीं कर लेते और एग्जैक्ट पोल जब तक आ नहीं जाते तब तक एग्जिट पोल की मान्यता को हम नहीं, बिल्कुल चंद्रभूषण जी, लेकिन एग्जिट पोल मैं मानता हूं कि एक तरह का अनुमान है, लेकिन अनुमान भी ऐसा नहीं है कि 100% ही बिल्कुल गलत साबित हो जाए। कुछ ना कुछ तो हकीकत होगी ही, कुछ ना कुछ तो सही साबित होगा ही। और सही साबित यही है कि अब की बात बीजेपी की हवा हरियाणा में नहीं दिखाई दी। देखिए, बहुत जगह हवा जो है बहुत सारे लोग देख नहीं पाते, लेकिन अंदर कुछ और होता है जी। कांग्रेस हमेशा से इस चक्कर में रहती है कि मेहनत कुछ ना करनी पड़े और सत्ता में आ जाए। तो कांग्रेस उस लड्डू को खाना चाह रही है। मेहनत तो की नहीं, आपस में लड़ाई झगड़ा करते रहे। ठीक, अब उनको एग्जिट पोल के सहारे लग रहा है कि अरे सरकार तो हमारी बन रही है। तो ये गलत फहमी में है और ये गलत साबित होंगे एग्जिट पोल 8 तारीख को, आपको बता दूं। मतलब आपके कहने का मतलब है लोकसभा चुनाव में जो ओवर कॉन्फिडेंस बीजेपी का था वो ओवर कॉन्फिडेंस यहाँ पर कांग्रेस का देखने को मिल रहा है। मैं क्या कह रहा हूँ, आप ऐसा कह सकते हैं। देखिए, जो मुख्यमंत्री जी कह रहे थे, जिस हाव भाव से कह रहे थे, हाँ। उन्होंने बड़ी स्पष्ट बात से कहा कि भारतीय जनता पार्टी सरकार बना रही, लेकिन कांग्रेस से किसी भी नेता में वो भाव नहीं दिखाई दे रहा। हाँ, उनको ये पता है कि हमारे ये नेता इस क्षेत्र में लड़ाई कर रहे थे, ये नेता इस क्षेत्र में लड़ाई कर रहे थे। उन्होंने जो जनता से कनेक्ट करना चाहिए था, जो आपसी सामंजस्य बनाना चाहिए था, जो आपसी तालमेल बनाना चाहिए था, उन्होंने बस प्रोपोगंडा फैलाने में राजनीति की। और हरियाणा की जनता जानती है कि मोदी जी के नेतृत्व में जो सरकार केंद्र में चल रही है और यहाँ सैनी जी के नेतृत्व में जो सरकार चल रही है, वो ही इस हरियाणा के विकास के लिए और हरियाणा के भविष्य के लिए सही सरकार होगी। इसलिए जनता का फैसला 8 तारीख को आपको दिखाई दे। ठीक है उपाध्याय जी, आप पर सीधे सीधे आरोप लगाए जा रहे हैं कि मेहनत की नहीं और लड्डू खाने की कोशिश कर रहा है। देखिए पुष्पेंद्र जी, कौन मेहनत किया कौन नहीं, इसी बात से आप समझ लीजिए कि 2014 में प्रधानमंत्री मोदी जी ने वहां पर 10 रैलियां किया था विधानसभा चुनाव में। इस बार 4 रैली की है उन्होंने और वो मैदान छोड़ के भाग खड़े हो गए। वो जान गए कि अब यहाँ का किसान, नौजवान, पहलवान, बेरोजगार और संविधान का संरक्षण करने वाले लोग हमारे
झूठे बातों में हमारे जुमले में आने वाले नहीं है। अच्छा। जिस तरह से कि इस डबल इंजन की सरकार ने हरियाणा के जनता का डबल गति से शोषण किया, अब वहाँ की जनता इनको दहाई संख्या तक भी इस बार नहीं पहुंचने देगी। ठीक है, एग्जिट पोल में हर लोगों ने 20-25 सीट दिखाए हैं, हमको 60, 65, 70, 65 दिखाए हैं, तो हमको तो अनुमान है कि हम 70 सीट से कम लगभग नहीं पाएंगे, ये दहाई की संख्या तक नीचे आएंगे। रह गई, ठीक है, एग्जिट पोल नहीं है, लेकिन आप देखिए कोई भी ऐसा सर्वे कंपनी चैनल इनको 30 के ऊपर नहीं दिखा रहा है, हमको 50 के नीचे नहीं दिखा रहा है, जबकि हमेशा चुनाव में एकाध चैनल जब जहाँ गड़बड़ी होती है, उल्टा हो जाता है, 1-2 चैनल जरूर दिखाते हैं जो सत्ता में आती है पार्टी। लेकिन एक भी चैनल ने इनको जो है 30 के ऊपर सीट नहीं दिखा रही ठीक है सर। अब कोई चैनल हमको 50 के नीचे नहीं दिखाई है। ठीक है। जिस तरह से आदरणीय राहुल गांधी जी को भीड़ का समर्थन मिला है, उनको विश्वास मिला है, उनको आशीर्वाद मिला है, निश्चित रूप से वहाँ के नेताओं की मेहनत के साथ साथ आदरणीय राहुल गांधी जी की मेहनत जरूर कांग्रेस पार्टी के लिए वहाँ पर वरदान साबित होगी। और हरियाणा के लोग अपनी जब सरकार चुने हैं, अपनी सरकार 8 तारीख को वो इस परिणाम के रूप में परिवर्तित होगा और हरियाणा की जनता की सरकार। ठीक है, ठीक है सर, ठीक है, ठीक है, ठीक है। जनक प्रसाद जी, अरविंद केजरीवाल जेल से बाहर आए, उन्होंने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दिया और सीधे हरियाणा चुनाव में एंट्री की, और वहां पर जाकर उन्होंने साफ तौर पर बोल भी दिया कि सरकार किसी की भी बनो लेकिन हमारे बिना नहीं बनेगी। एग्जिट पोल के हिसाब से 0 बट्टे सन्नाटा लग रहा है। नहीं, हमारे भाई ने कहा जो है कि ये एग्जैक्ट पोल है। तो एग्जैक्ट पोल अभी रिजल्ट आने दीजिए 8 तारीख को, और हम लोग कुंजी जो होगी, चाबी होगी, वो आम आदमी पार्टी के पास ही होगी, क्योंकि देश की जनता, हरियाणा की जनता जिस तरीके से भ्रमित हो रही है भाजपा के जाल में, वो चाहती है कि हमारे बच्चे अफसर बने, डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, अच्छी स्वास्थ्य सेवाएं मिले और नौजवानों को रोजगार मिले। तो हमारा ऐसा मानना है कि आम आदमी पार्टी को हरियाणा की जनता आशीर्वाद अवश्य देगी। ठीक है, अनुराग जी, आपका विश्लेषण क्या रहेगा इस पूरे मामले पर, क्योंकि जो अनुमान लगाए जा रहे हैं बीजेपी के लिए टेंशन वाली बात है, और आपके क्या अनुमान है वो भी आप बता दीजिए। जी बिल्कुल, देखिए मैंने तो एक पत्रकारों के द्वारा एक सर्वे किया था, तो उसमें ये नतीजा मेरे को सामने आता हुआ दिखा कि कांग्रेस करीब 50 से 55 सीट के बीच में जीत सकती है। अच्छा। भाजपा करीब 25 से लेके 30 सीट के बीच में जीत सकती है, और जो INLD का जो गठबंधन है वो लगभग 2 से 4 सीट के बीच में जीत सकता है, और बाकी कुछ अन्य इंडिपेंडेंट और अन्य पार्टी 6 से 7 सीट जीत सकती है। तो जो अगर आपको मैं इसका एक डिटेल में अगर विश्लेषण बताना चाहूं, तो जो शहरी इलाके हैं उसमें जो है भाजपा आगे नजर आती है, जैसे कि गुरुग्राम हो गया या फरीदाबाद हो गया, यहाँ पे भाजपा एक मजबूत स्थिति में है और मजबूती से चुनाव लड़ रही है। बाकी अगर आप जो छोटे शहर देखा जाए या गांव देखा जाए, जैसे आपका इलाका हो गया सोनीपत, पानीपत, रोहतक, कुरुक्षेत्र, उसके बाद जिंद, फिर आपका ये सिरसा, ये सब जो इलाके हैं, नू, इन सब इलाकों में कांग्रेस की ओर एक हवा चल रही है और कांग्रेस की एक लहर। तो यहाँ पे आप देखा जाए तो कांग्रेस जो है वो मजबूत स्थिति में है, और कांग्रेस यहाँ पे अपनी सीटें जो है वो इसमें बढ़ोतरी करेगी पिछली बार के मुकाबले। और एक और इस चुनाव में मैंने मुख्य चीज ये पाई है कि ये जो चुनाव है ये सिर्फ और सिर्फ अधिकतर क्षेत्रों में भाजपा और कांग्रेस के बीच का चुनाव है। बाकी पार्टी जो है, जितनी भी पार्टियां हैं, चाहे इनेलो हो, चाहे जेजेपी हो, चाहे आम आदमी पार्टी हो या अन्य छोटे दल हो, ये इतना ज्यादा प्रभावित नहीं कर पा रही चुनाव को। छोटे छोटे क्षेत्र हैं, 1 या 2 या 3 ऐसी सीटें हैं जिसमें ये
ये लोग जरूर, इनके कैंडिडेट अच्छे हैं और ये एक अच्छा प्रदर्शन कर सकती है, पर ओवरऑल अगर देखा जाए तो ज्यादा से ज्यादा, जैसे अगर 90 सीट है तो 90 में से करीब 80 सीटों पे सिर्फ सीधा का सीधा मुकाबला भाजपा और कांग्रेस के बीच में हो रहा है, इस चीज का फायदा कांग्रेस को मिल रहा है। अब अगर थोड़ा जातिगत समीकरण करना चाहूं तो भाजपा जो है वो हमेशा से ही नॉन जाट पार्टी मानी जाती थी। पिछली 2 बार, चलिए अनुराग जाऊंगा मैं आपके पास, मैं आऊंगा आपके पास आऊंगा, मैं सीधा रुख करता हूं कांग्रेस प्रवक्ता हैं उनके पास। सर, आपको क्या लगता है लोकसभा चुनावों के परिणाम के हिसाब से विधानसभा चुनावों पर प्रभाव पड़ा है? और अभी तक सबसे बड़ी बात यही है कि जैसे ही विधानसभा चुनाव का बिगुल फूंका गया, उसमें हर जगह भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने एक ही बात कही कि भाई बीजेपी और कांग्रेस की ही टक्कर है, किसी और को वोट देकर अपनी वोट खराब ना करें। उपाध्याय जी, शायद उपाध्याय जी तक हमारी आवाज नहीं पहुंच पा रही है। मैं चंद्रभूषण जी आपके पास आना चाहूंगा, क्योंकि 10 साल से हरियाणा के अंदर आपकी सरकार है और जिस हिसाब से एग्जिट पोल आए हैं, खैर ये बात तो मैं खुद मानता हूं कि एग्जिट पोल है, ये बात मैं खुद मानता हूं, ये बस एक अनुमान है, फाइनल नतीजे नहीं है। और फाइनल नतीजों में किसको बढ़त मिलेगी यह भी कहना अभी मुमकिन नहीं है, क्योंकि अनुमान सभी ने लगाया है, हमने भी लगाया है, अनुमान में कांग्रेस अब की बार आगे है। तो ऐसी क्या कमी रही, क्या मैनिफेस्टो में कोई दिक्कत रही? जो कांग्रेस का मैनिफेस्टो था वो आपके मैनिफेस्टो से ज्यादा अच्छा रहा अब की बार? देखिए, मैं आपको पुष्पेंद्र जी बताऊं, जिस तरह के एग्जिट पोल और जो आप लोग दिखा रहे हैं, ये कांग्रेस ने हमेशा प्रोपोगंडा फैलाकर, भ्रम फैलाकर राज्य में, वो राहुल गांधी की नीति है या फिर कांग्रेस की नीति, उन्होंने हमेशा से जनता के बीच में भ्रम फैलाया और वही भ्रम आज मीडिया को दिख रहा है कि राहुल गांधी उस भ्रम को फैलाने में कामयाब। ना चंद्रभूषण जी सुनिए मेरी बात, ना गलत बिल्कुल गलत। लोकसभा चुनावों में ज्यादातर न्यूज चैनल वालों ने आपकी सरकार तो बनी है, लेकिन सीटें 300 प्लस 350 प्लस दिखाई थी, लेकिन जो फाइनल नतीजे थे वो क्या है आपके सामने है। ठीक, हाँ, आप यही बात कल जब 8 तारीख को रिजल्ट आए तो कांग्रेस के लोगों से कह दीजिए, हाँ, या पूछ लीजिए, हाँ, कि वो फिर ये ना कहने लगे कि ये मोदी जी की मीडिया है और इसने ऐसे एग्जिट पोल किए, ये भी फैलाए हुए एग्जिट पोल थे, ये बनाए हुए एग्जिट पोल थे और रिजल्ट कुछ और था, फिर ईवीएम का रोना नहीं रोएंगे। इनसे पूछ लीजिए कि जब एग्जैक्ट पोल आएंगे 8 तारीख को, तब ये ईवीएम का रोना ना रोए। ठीक, और ये ना कहे कि मोदी जी की मीडिया का फैलाया हुआ भ्रम था, ये सब तो ईवीएम का खेल है। ठीक है उपाध्याय जी, सरकार अपना काम कर रही थी, सरकार ने अच्छे काम किए, हरियाणा के विकास और उसके तरक्की के लिए काम किए, किसानों के लिए भी काम किए। ठीक है, लेकिन ये जो कांग्रेस बहुत अति उत्साह में अपने आप को सरकार बनाती हुई दिख रही है, कह रही है सरकार गठन करने में लग गई है, ये अति उत्साह कांग्रेस के लिए 8 तारीख को बहुत भारी पड़ने वाला। ठीक है सर, ठीक है उपाध्याय जी, चंद्रभूषण जी ने साफ कर दिया है कि ये जो आप अभी से खुशी मना रहे हो, ऐसा नहीं होना। 8 तारीख में बीजेपी की सरकार बनेगी और वो लोकसभा चुनाव से प्रेरित हैं। जो एग्जिट पोल आए थे, जो उनके नतीजे आए थे, जो उन्होंने 400 पार का नारा दिया था, वो पूरा नहीं हुआ, तो वो तो प्रेरित हैं, वो अपनी गलती मान रहे हैं और आपको भी प्रेरित कर रहे हैं कि अभी से कॉन्फिडेंस में बताइए। देखिए, हम लोग अति उत्साह में नहीं है। आप ये 2000 चुनाव में, आवाज आ रही है ना? बिल्कुल आ रही है, बोलिए। 2019 के चुनाव में इनको बहुमत नहीं मिला था। उसी समय बीजेपी अगर धोखा नहीं दी होती वहाँ की जनता को, जो उन्होंने कह के आया था, भारतीय जनता पार्टी को यमुना पार करने का वादा किया था वहाँ की जनता से, और जब चुनाव जीत के आए तो भारतीय जनता पार्टी की गोद में जाकर बैठ गए। उसी समय उनकी सरकार नहीं बनती, उनके प्रति भी काफी गुस्सा वहाँ की जनता में रहा है। ये तो 2019 में ही इनकी सरकार नहीं बन रही थी, 2024 में तो जनता और दुगना उत्साह में इनको जो है वहाँ बाहर करने में लगी हुई थी और लगी है। उसका परिणाम 8 तारीख को आएगा। जिस तरह से वहाँ पर इन्होंने एक भी यूनिवर्सिटी नहीं बनाई,
एक भी मेडिकल कॉलेज नहीं बनाए, सड़कें टूटी फूटी पड़ी हुई है। वहाँ के बेरोजगारों के साथ उन्होंने जो व्यवहार किया, वहाँ के किसानों के सामने जो कील ठोका इन्होंने, आतंकवादी कहा, परजीवी कहा, महिला पहलवानों को सड़क पर घसीटा गया, उसका बदला वहाँ की जनता कई गुना उत्साह से अब की बात की। ठीक है, इस बार वो नहीं रहने देगी। ठीक है उपाध्याय जी, एक सवाल का जवाब और दे दीजिए, एक सवाल का जवाब और दे दीजिए। और वो सवाल चंद्रभूषण जी ने किया था कि अब की बार ईवीएम का रोना, ठीक है, तो उनका सवाल मुझे इसलिए जायज लगा कि राहुल गांधी जी ने विदेश में जाकर कह दिया कि अगर लोकसभा चुनाव निष्पक्ष तरीके से होते तो बीजेपी की इतनी सीटें भी नहीं आती। देखिए पुष्पेंद्र जी, ये चुनाव को मैनिपुलेट करने का तो प्रयास करते हैं अपने प्रशासनिक मशीनरी से, चुनाव आयोग के माध्यम से। जैसे आप देखिए राम रहीम जी को पेरोल देकर वहाँ के भक्तों के माध्यम से कई जगह चल रहा है, वहाँ के भक्तों को पर्ची पकड़ाई गई कि आप लोग 5-5 वोटर लेकर जाइएगा। जिस तरह से इन्होंने महाराष्ट्र और झारखंड का चुनाव नहीं कराया इसी डर में कि हम चारों जगह एक साथ हार जाएंगे तो हमारी बहुत बदनामी होगी, तो तमाम प्रयास तो करते हैं। सबसे पहले ईवीएम कोरोना लाल कृष्ण आडवाणी जी ने शुरू किया था 2009 में। हम नहीं रोते हैं, हमारे नेता आदरणीय राहुल गांधी जी चलिए ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है सर, ठीक है, हम उठाते हैं और उठाते रहेंगे। अब की बार इनको जनता है जो है ईवीएम को रोने के लिए हम लोग को मौका नहीं दे। उपाध्याय जी, चंद्रभूषण जी के कहने का मतलब यही है कि अगर गलती से आपकी सरकार ना बने तो ईवीएम का रोना मत रोइएगा। अब की बार ऐसा नहीं होगा। अब की बार जनता 60-70 हजार से नीचे सीट नहीं जिताएगी कांग्रेस को। जब 4-5 हजार का अंतर होता है तब ये घालमेल करने का प्रयास करते हैं, उस लायक जनता नहीं छोड़ेगी। ये प्रशासनिक मशीनरी का दुरुपयोग कर सकती है। ये अभी से ढूंढने लगे हैं कि बचाव कैसे किया जाए। हाँ, इनको अभी असलियत अपनी ये नहीं पता है। आपकी असलियत हमने बताया, वो तो आप बाद नहीं आएंगे, आप वो सब करेंगे, लेकिन फिर भी हम 70 सीट कम से कम पाएंगे। देखिए आपके बेईमानी की भी एक सीमा है, कोई बेईमान आदमी की बेईमानी की भी सीमा होती है। नहीं सर, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, जनता हमको इस बार अपार बहुमत देगी। ये 4-5 लाख से हार जीत नहीं होगी, ये ढाल मिल कर सकते। चलिए ठीक है, जनक प्रसाद जी, अभी तो कांग्रेस वालों को खुशी है, पहले तो आपके साथ गठबंधन करने को तैयार थे, लेकिन अब जैसे एग्जिट पोल के अच्छे नतीजे आए हैं तो इनको खुशी भी हो रही होगी कि हमने आम आदमी पार्टी से गठबंधन ना करके सही किया। हो सकता था अगर आम आदमी पार्टी से गठबंधन कर लेते तो इतने अच्छे नतीजे नहीं आते। देखिए रिवर्स आ रही है वाइस पर, देखिए बोलिए। आम आदमी पार्टी की जो विचारधारा है वो बाबा साहब के उस संविधान को जो समानता का अधिकार देता है, वो चाहती है, वो हमारी विचारधारा है कि जो बाबा साहब ने एक नारा दिया था कि शिक्षित बनो, संगठित हो और संघर्ष करो, उस लाइन को हमारे माननीय अरविंद केजरीवाल जी उसको पूरा करने में लगे हुए हैं। बाबा साहब का जो अधूरा सपना था वो माननीय अरविंद जी पूरा करेंगे, ये मेरा ऐसा विश्वास है, क्योंकि वो जानते हैं कि गरीब को कोई जाति नहीं होती है गरीब की, वो ब्राह्मण का गरीब भी हो सकता है, उसके लिए केवल एकमात्र स्थान है सरकारी स्कूल और क्वालिटी के हों और सरकारी अस्पताल क्वालिटी के लेवल के हों, जहां पे उस गरीब का इलाज अच्छा हो सके। मुफ्त मैं नहीं कहूंगा, मुफ्त इसलिए नहीं कहूंगा क्योंकि वो सुबह से शाम तक एक माचिस भी खरीदता है तो वो जीएसटी 18% माननीय मोदी जी के लगाए हुए जीएसटी को पे करता है। तो अगर आप सरकारें आपसे जीएसटी पे ले रही है, इनकम टैक्स ले रही है, रोड टैक्स ले रही है, तो हमारा मानना है कि उनके सरकारी स्कूल जहां पे सबको समानता मिले, अच्छे स्कूल मिले, अच्छे बच्चे पढ़े। और एक काम और किया है, दिल्ली में हमारी सरकार 1700 बच्चे सरकारी स्कूल के नीट और जेईई मेंस में बिना कोचिंग के इंटर पास करने के बाद क्वालिफाई किए हैं। ये हम शिक्षा मॉडल पूरे देश में लेके जा रहे हैं, देर आएगा लेकिन आएगा अवश्य। सर ठीक है, हमने उन गरीबों के सपनों को जनक जिंदा करने का काम किया है। हाँ जनक प्रसाद जी, शिक्षा मॉडल तो एकदम अच्छा है, कोई दिक्कत नहीं है,
लेकिन शराब वाला मॉडल क्या था, एक के साथ एक बोतल फ्री, वो समझ में नहीं आया था थोड़ा। वही मॉडल जो है ना सर, कॉपी पेस्ट है आपका पंजाब में, उसी मॉडल को हमने कॉपी पेस्ट किया हुआ है, जहां पे 6,000 करोड़ का हम प्रॉफिट कमा चुके हैं उससे। अगर वो मॉडल करप्ट था तो वहां भी नुकसान होना चाहिए था। तो एक भाजपा की एक राजनीति है जहां पे आप लड़ नहीं सकते हो, जहां पे उनको फिर आप बदनाम करने की कोशिश करते हैं। सर पंजाब में जब आपकी सरकार बनी थी, सरकार बनने से पहले वहां पर बड़े बड़े वादे किए गए थे कि पंजाब को नशा मुक्त किया जाएगा, तो क्या नशा वहां पर कम हुआ? आप ग्राफ देख लीजिए। आप नशेड़ियों के खिलाफ जो नशा व्यापार करते हैं उनके खिलाफ कैसी कार्रवाई हो रही है, आप देख लीजिए। तो और दूसरा आप एक प्रश्न और उठाइए ना, जो अडानी पोर्ट पे गुजरात में जो स्मैक पकड़े जा रहे हैं उस पे कार्रवाई कौन करेगा? वो न्यूज को नहीं आती है, मोदी जी कार्रवाई क्यों नहीं करते हैं? भाई हरियाणा भी तो नशे का केंद्र बना हुआ है, तो वो नशे की खेप कहां से आ रही है, इस पे कौन बात करेगा? तो ये मतलब बात वही है कि सब अपनी जिम्मेदारी से भागना चाह रहे हैं। अगर पंजाब की बात होगी तो आप अडानी जी पर पहुंच गए, हालांकि वो विषय जो भी है उस पर भी चर्चा होती है। हम ये नहीं बोल रहे हैं कि हम बीजेपी के सपोर्ट में बातें करते हैं कि हम सिर्फ आप पर निशाना साध रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। खैर अनुराग जी, मैं आऊंगा आपके पास, ठीक है। अनुराग जी, आपको क्या लगता है हरियाणा में जो स्थिति बनी है लोकसभा चुनाव में, जिस हिसाब से कांग्रेस ने हरियाणा में प्रदर्शन किया, उससे काफी कुछ बदलाव देखने को मिला आपकी बार? जी देखिए, इस बार एक तो मैं आपको पहले से स्पष्ट कर दूं कि 4 अहम मुद्दे हमने पाए जिसपे हरियाणा का चुनाव लड़ा गया। एक किसानों का मुद्दा, दूसरा पहलवान, तीसरा बेरोजगारी और चौथा महंगाई। ये 4 प्रमुख मुद्दे थे जो लोगों के बीच में हम गए, हमें पता चला ये 4 मुद्दों के पे चुनाव लड़ा गया और इस चार मुद्दों के बलबूते वोट डाले गए। ऊपर से एंटी इनकम्बेंसी जो है भारतीय जनता पार्टी को परेशान कर रही थी। एक तो ये है। अब किसान, हालांकि किसान भारतीय जनता पार्टी से थोड़े नाराज चल रहे थे, ये सबको पता ही है। पहलवान जिस तरीके से नाराज चल रहे थे, और बेरोजगारी भी जो है हरियाणा में काफी हद तक काफी बढ़ गई है, हरियाणा प्रदेश में। महंगाई पूरे देश भर में काफी है। तो इन सब चीजों ने जो है भाजपा की नैया को डुबा दिया एक तरीके से, और कांग्रेस को इस चीज का फायदा मिला, पहली बात। अब अगर मैं दूसरी एक कास्ट इक्वेशन पे आऊं तो भाजपा जो है उसको जो है नॉन जाट पार्टी माना जाता था जी। तो पहले भी उन्होंने क्या किया था, पिछले के दो चुनाव में भी नॉन जाट मतदाता को उन्होंने कंसोलिडेट करके और जीते थे वो लोग। तो अब इस बार ये हुआ है, इस बार जाट मतदाता तो पहले से ही कांग्रेस को और INLD और JJP को ही वोट देता रहा है। तो जाट वोटों को इन्होंने कंसोलिडेट, जाट वोटों तो मिले ही कांग्रेस को। उसके अलावा इन्होंने जो है जो बाकी जातियां हैं, जैसे जो शेड्यूल कास्ट और जो शेड्यूल ट्राइब, बाकी जातियों के भी इन्होंने पाए। तो एक तरीके से इन्होंने जो है कंसोलिडेट किया है जाट और नॉन जाट वोट को कंसोलिडेट इस बार कांग्रेस ने किया, तो वो उनके फेवर में गया, ठीक है। और इस तरीके से जो है, और ये मैं बता दूं, अगर आप देखें आज राजनीति में ये बहुत एक अहम रिजल्ट होने वाला है, क्योंकि 2 स्टेट के अभी रिजल्ट आ रहे हैं। 2 स्टेट के जो चुनाव है वो जल्दी होने वाले हैं, अगले महीने ही, और अगले महीने के अंत तक रिजल्ट आने हैं और सरकार बदलनी है। और ये 2 स्टेट जो है ये भाजपा के हाथ से अगर निकल गए, और 2 स्टेट और है जहाँ पे भाजपा अगर फिर से हार गई, महाराष्ट्र बड़ा राज्य है, वो अगर भाजपा के हाथ से निकल जाता है तो ये काफी एक कॉन्फिडेंस भरेगा जो कांग्रेस में, और कांग्रेस में एक नई ऊर्जा भर जाएगी। ठीक है चंद्रभूषण जी, अनुराग जी ने 4 मुद्दे बताए, किसान, पहलवान, बेरोजगारी और महंगाई। किसानों को लेकर विधानसभा चुनाव के दौरान ही मुख्यमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री और केंद्रीय मंत्री जो फिलहाल मौजूदा हैं मनोहर लाल जी ने एक बयान दिया था कि शंभू बॉर्डर पर जो किसान बैठे हैं वो किसान नहीं है, सिर्फ किसान का मुखौटा लगाया हुआ है। तो चुनाव के दौरान इस तरह की बयानबाजी क्या लगता है ले डूबेगी? चंद्रभूषण जी।
चंद्रभूषण जी तक हमारी आवाज नहीं पहुंच पा रही है। उपाध्याय जी, सवाल मेरा यही है कि एक तो मुख्यमंत्री चेहरे को लेकर जिस तरीके से कांग्रेस के अंदर अभी तक कोई नाम क्लियर नहीं हो पाया है, क्योंकि नाराजगी तो कई लोगों की चल रही है। कुमारी शैलजा की बात करें तो उन्होंने भी कहा था कि इच्छा तो मेरी भी है विधायकी का चुनाव लड़ने की, लेकिन आलाकमान की तरफ से ऑर्डर नहीं मिला तो वो शांत बैठी हैं। हालांकि उनका तो मन है मुख्यमंत्री बनने का, अभी तक क्लियर कुछ हो नहीं पाया है। अशोक तंवर के कांग्रेस में आ जाने से भूपेंद्र सिंह हुड्डा के चेहरे पर वो खुशी दिखाई नहीं दे रही है। जी ऐसा है पुष्पेंद्र जी, आवाज पहुंच रही है? जी बिल्कुल पहुंच रही है, बोलिए। ऐसा है पुष्पेंद्र जी कि कौन से नेता का मन नहीं करेगा मुख्यमंत्री बनने का। आप इसकी कोई बात नहीं है, हर लोगों की आकांक्षा होती है। आदरणीय शैलजा जी भी हमारी वरिष्ठ कांग्रेस की नेता है, केंद्र में मंत्री रही है, वहाँ कांग्रेस की अध्यक्ष रही है, ठीक है। लेकिन अब वहाँ के चुनाव, जैसे कांग्रेस पार्टी में भी एक प्रक्रिया है मुख्यमंत्री बनने की, उस प्रक्रिया के तहत कांग्रेस पार्टी के संवैधानिक जो है नियम कानून, उसके तहत एक जो है जो विधायक जीतेंगे उनकी बैठक होगी, फिर वो अपना नेता चुनेंगे, हमारे हाईकमान डी के प्रतिनिधि वहाँ जाएंगे, तो उस बीच में चुनाव होगा। जो जिसको वहाँ के विधायक चाहेगी, वहाँ की जनता ने जिसको चाहा, और वहाँ के विधायक जिसको चाहेंगे वो मुख्यमंत्री बनेगा। लेकिन उपाध्याय जी, आप पर आरोप लगते रहे हैं, आप पर हमेशा आरोप लगते रहे हैं कि जो डिसीजन ऊपर से लिया जाता है मुख्यमंत्री वही होता है, राष्ट्रीय अध्यक्ष वही होता है, हर तरीके से पहले से ही डिसीजन फिक्स करके होते हैं। आप बोल रहे हैं कि विधायक दल की जो बैठक होगी उसमें जो नाम लिया जाएगा वही मुख्यमंत्री बनेगा। देखिए पुष्पेंद्र जी, हमारे यहाँ पर्ची की कोई प्रक्रिया नहीं है। पर्ची वाली काम तो भारतीय जनता पार्टी करती है। यहाँ तो परिवारवाद की प्रक्रिया है और मध्य प्रदेश में कांग्रेसियों में कैसे चुने गए को 4 साल चलते हैं। हरियाणा में मनोहर लाल जी खट्टर जी कैसे चुने गए, वहाँ की जनता जानती ही नहीं थे, विधायक जानते नहीं थे। हमारा कौन सा ऐसा मुख्यमंत्री है जो लोकप्रिय नहीं रहा हो? अरे आप बता दीजिए, आपके यहाँ कौन मुख्यमंत्री बनेगा? हुड्डा जी बनेंगे, शैलजा जी बनेंगे, अशोक जी बनेंगे, या कोई और आ रहा है? आप तो बता दीजिए, आपका खुद ही निश्चित। अरे मेरा तो मुख्यमंत्री बना हुआ है, हमारा तो मुख्यमंत्री बना हुआ है, हमें बनाने की जरूरत नहीं है। आप बताइए आप कौन बनेगा? ऐसा है, आपका मुख्यमंत्री बना है, प्रक्रिया क्या है? परिवार पार्टी अध्यक्ष की प्रक्रिया तो पूरी नहीं कर पाते। आपको बताया ना, मुख्यमंत्री बनने की एक प्रक्रिया है, उस प्रक्रिया के तहत कांग्रेस पार्टी अपना मुख्यमंत्री चयन करेगी, और जो भी बनेगी वह वहाँ के हरियाणा की जनता के विश्वास पर खरा उतरेगा। जो भी मुख्यमंत्री बनेगा और हमारी पार्टी के विश्वास पर भी खरा उतरेगा। नहीं, कौन बन रहा है? 2-4 नाम तो बताइए, 2-4 नाम तो बताइए कौन मुख्यमंत्री के उम्मीदवार हैं? के आधार पर एग्जैक्ट पोल भी उसी आधार पर आएंगे, उस आधार पर मुख्यमंत्री चुन लिए जाएंगे। आप इसी तरह से कहते रहते हैं, आप जब गठबंधन की हम लोग करें राजनीति तब भी कहेंगे कैसे गठबंधन होगा, प्रधानमंत्री कौन बनेगा? अब जनता खुद ही चयन कर ले रही है कौन प्रधानमंत्री का दावेदार है। देख रहे हैं मुख्यमंत्री कौन है भाई? शैलजा जी बनेंगी या फिर आपने तो इग्नोर कर दिया, बताया भी नहीं कि शैलजा जी पहले से मुख्यमंत्री की बात करके आप भारतीय संविधान का अवहेलना कर रहे हैं। संविधान के तहत विधायक अपना मुख्यमंत्री चुनते हैं, पहले विधायक को तो आने दीजिए, कौन विधायक बन रहा है कौन नहीं बन रहा है। हम अपनी से कह के अपने संविधान का उल्लंघन नहीं करते हैं, हम तो संविधान को मानने वाले लोग हैं, संविधान का संरक्षण करने वाले लोग हैं। चलिए ठीक है, आपकी तरह पहले से ही पर्ची लिख नहीं दिया जाता है, चुनाव के पहले आप पर्ची लिख लेते हैं। अगर संविधान का संरक्षण किया है ये तो पता ही है, कितनी सरकारों को गिराया गया, कितनी सरकारों को नेस्तनाबूद किया गया। कांग्रेस ने कभी संविधान का संरक्षण नहीं किया। जो है किस तरह से सोचते थे कि हम 4थी बार 5वीं बार मुख्यमंत्री बनेंगे, उनको आपने जो है मोहन यादव को बना दिया कहाँ से लाकर। क्योंकि हम यही चाहते थे बनी रहना केंद्र के रिमोट कंट्रोल से चले, हम लोग ये नहीं चाहते हैं। हम लोग पूरी छूट देते हैं प्रदेश के मुख्यमंत्री को कि वहाँ के लोगों के फैसले ले, वहाँ के हित में फैसले ले, वहाँ की जनता के हित में फैसले ले। 8 तारीख को पता चलेगा कितनी छूट मिलती है। ठीक है उपाध्याय जी, अभी आपने अपनी बात कह दी पूरी, लेकिन
अभी जो आपने कहा कि बीजेपी ने मोहन यादव को मुख्यमंत्री बना दिया, बीजेपी ने वहां पर मुख्यमंत्री बना दिया, लेकिन ये जीते हुए और नए मुख्यमंत्री बनाए थे। लेकिन बीजेपी ने बीच रास्ते में अगर अपने किसी मुख्यमंत्री को बदला है तो वहां पर बीजेपी को तो नुकसान नहीं हुआ, लेकिन कांग्रेस ने जहां पर बदला है वहां पर कांग्रेस को जरूर नुकसान हुआ है। पंजाब में कांग्रेस की सरकार थी, कैप्टन अमरिंदर जी को लेकर और नवजोत सिंह सिद्धू को लेकर 6 महीने से आपस में मनमुटाव चलता रहा। लास्ट टाइम में कैप्टन साहब को मुख्यमंत्री पद से हटा दिया, चन्नी साहब को वहां पर बैठा दिया। मतलब नवजोत सिंह सिद्धू ने ना तो कुर्सी खुद ली और ना ही अगले इंसान के पास रहने दी। हुआ क्या? आम आदमी पार्टी की सरकार है आज। राजस्थान में क्या हुआ आप देखिए ना, गहलोत जी और सचिन पायलट में क्या जनता ने जिस पार्टी को चुना उसकी सरकार बनी। आप रह गए मुख्यमंत्री बदलने से, उससे नहीं। हमारे अमरिंदर सिंह जी अब तो भारतीय जनता पार्टी में चले गए भाई। और हमारे चन्नी साहब भी, हमने देश में पंजाब में पहला दलित मुख्यमंत्री देने का काम किया था। हम दलितों की हिस्सेदारी भागीदारी की बात करते हैं, ठीक है। वहाँ की तो हरियाणा में दलित मुख्यमंत्री दोगे अब की बार? देखिए, हमने पंजाब में दलित मुख्यमंत्री दिया था। हाँ। और दलित हमारा राष्ट्रीय अध्यक्ष है। हाँ। हरियाणा के प्रदेश अध्यक्ष है। हाँ। और कितना आप दलितों को सम्मान देंगे? हमारे इतना आप मतलब ये सम्मान ज्यादा हो गया आपके लिए? हाँ, ज्यादा हो गया, आप नहीं देंगे। नहीं, जहाँ की वहाँ की जनता, वहाँ की विधायक जिसको चुनेगा वो बनेगा, चाहे दलित बने, चाहे भूपेश सिंह हुड्डा बने, चाहे कोई बने। वहाँ की जनता जो हमारे विधायक चाहेंगे। ठीक है उपाध्याय जी, ठीक है, दलितों को हमने सम्मान दिया है। जनता तो आपको जिताकर भेज रही है, लेकिन आपने कह दिया कि विधायक तय करेंगे, विधायक दल की बैठक होगी, वो तय करेंगे कि किसके नाम पर मोहर लगेगी, मुख्यमंत्री कौन बनेगा। लेकिन एक खुद की भी पसंद होती है, एक आला कमान की पसंद होती है कि भाई जिसने हरियाणा में अब तक इतनी मेहनत की उसको भी एक बार मौका देना चाहिए। भूपेंद्र सिंह हुड्डा तो पहले भी मुख्यमंत्री रह चुके हैं और ऐसा उन पर आरोप लगते रहे हैं कि उन्होंने अपने होते हुए किसी दूसरे नेता को आगे नहीं बढ़ने दिया। ऐसा है पुष्पेंद्र जी, उत्तर प्रदेश में भी आदित्यनाथ योगी जी एक बार मुख्यमंत्री रहे, 5 साल है, ये दूसरा टर्म चल रहा है, जबकि केंद्र हाईकमान नहीं चाहता रहा। अभी भी नहीं चाह रहे हैं, तो आप क्यों बनाए हुए हैं? ठीक है, जो जनता जिसको चाहती है अगर वो अच्छा काम कर रहा है तो बना रहेगा। आज की भी कई मुख्यमंत्री, शिवराज जी के दौरान कितने टर्म तक मुख्यमंत्री बने रहे। अब की बार बेचारे चाह रहे थे तो हटा दिए। चलिए ठीक है, नाम पर मध्य प्रदेश में ठीक है चंद्रभूषण जी, उनको आपने हटा दिया। ठीक है चंद्रभूषण जी, किरण चौधरी के आने से बीजेपी को क्या कुछ फायदा हुआ और अशोक तंवर के कांग्रेस में जाने से बीजेपी को क्या कुछ नुकसान हो सकता है या हो गया, ये कह सकते हैं? देखिए, जिस किरण चौधरी जी के आने से एक महिला सशक्तिकरण का संदेश और जो उनकी छवि है उसको लेकर जनता में बड़ा विश्वास था। बिल्कुल। और दूसरी बात, जिस प्रकार हरियाणा में जो सरकार चल रही है वो अच्छा काम कर रही थी और लोगों को जोड़ने का काम कर रही थी। मैं ये कहना चाहता हूँ, अशोक तंवर जी के जाने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा भारतीय जनता पार्टी को, और कांग्रेस उससे क्या फर्क ले लेगी ये मैं नहीं जानता। देखिए, आम आदमी पार्टी में वो रहे, कांग्रेस में रहे और कहाँ चले गए, खुद की पार्टी भी बनाई। जिस प्रकार उन्होंने एक रैली कर रहे थे दूसरी बार, अब उनको किस भ्रम में रखकर कांग्रेस की सभा में ले जाया गया और राहुल गांधी जी के सामने खड़ा कर दिया गया। मुझे लगता है ये बात न राहुल गांधी जी को पता होगी न अशोक तंवर जी को पता होगी। ये एक खेला हो गया उनके साथ, और वो खेला कांग्रेस के लिए भी बड़ा नुकसानदेह खेला होगा। ये तो 8 तारीख को पता चल जाएगा कि कांग्रेस ने जिस तरह का खेला खेलने की कोशिश की, अपने नेताओं को न संभालना, उसके बाद फिर वही घर वापसी वाले नेता का आ जाना, तो कांग्रेस की नीति साफ नहीं है, उसकी कोई विचारधारा नहीं है और उस विचारधारा में वो फंसी हुई है। उसके साथ राहुल गांधी जी की एक अलग विचारधारा चलती है, शक्ति का अपमान करना और बातें करना। तो जिस तरह से वो देश का और देश की महिलाओं का अपमान राहुल गांधी जी कर रहे हैं, वो हरियाणा से ही जवाब मिलेगा उनको। और शैलजा जी का पूरे चुनाव भर में अपमान होता रहा, वो तो जनता देख रही है। अभी भी उपाध्याय जी ने ये कहने से इनकार कर दिया कि हाँ, एक दलित मुख्यमंत्री बनाई जा सकती है, महिला मुख्यमंत्री बनाई जा सकती है।
ये तो कांग्रेस की सोच साफ दिखाई दे रही है। यदि उनकी सरकार बहुमत में आती है या उनको कहीं विधायक जीतते हैं तो ये हो सकता है, लेकिन उस बात से भी इन्होंने इनकार कर दिया। ठीक है, तो ये आम आदमी पार्टी और ये कांग्रेस, ये सब एक ही पार्टी के चट्टे बट्टे हैं। चंद्रभूषण जी ठीक है, जनक प्रसाद जी बोलिए। मैं चंद्रभूषण जी से पूछना चाहता हूँ कि जो बाबा राम रहीम जी को ये पैरोल पे दिए हुए हैं, 360 दिन में 91 दिन पैरोल पे ही है वो, तो क्या ये महिला सशक्तिकरण का ये प्रतीक मानते हैं क्या अपने आप को, ये जो बलात्कारी बाबा हैं? जनक जी, अरविंद केजरीवाल जी को भी आए चुनाव प्रचार करने के लिए, तो राम रहीम से क्या तकलीफ आपको हो रही है भाई? क्या वो आपके वोट में? जनक प्रसाद जी सीधा सीधा सवाल पूछिए कि क्या बाबा से लेना देना है इनका या नहीं? ये महिला सशक्तिकरण पे भाषण दे रहे हैं, उससे बात कर रहा हूं मैं। यदि बाबा से आप जनता का लेना देना नहीं है तो बाबा का डर आपके मन में क्यों है? और आप भी तो आए थे, क्या कांग्रेस का वोट काटने आए थे या अपना वोट बचाने आए थे? जिस पे जुर्म सिद्ध हो गया है, अरविंद केजरीवाल जी ने अरविंद केजरीवाल जी ये छूट देते। चलिए ठीक है, खैर बाबा का फिलहाल अब की बार विधानसभा चुनाव में ज्यादा रोल देखने को नहीं मिला, और ना ही ये देखने को मिला कि कोई पार्टी का नेता बाबा के पीछे पड़ा है या बाबा को लाने की कोशिश कर रहा है जिसकी वजह से कुछ फायदा हो। हालांकि कह सकते हैं कि बाबा को मानने वाले लोग हरियाणा में होंगे अभी भी, लेकिन क्या कुछ फायदा हुआ इस पर बात नहीं कर सकते। हमारे अनुराग जी ने बताया अभी कि वो सब बाबा के शिष्यों को बताया गया कि 5-5 लोग को वोट डालने के लिए भेजा जाए। हाँ। शुरू में बताया अनुपदा जी ने। ये कांग्रेस जान रही थी कि 5-5 लोग वोट बाबा डलवा रहे हैं, तो कांग्रेस कहाँ सत्ता में आ रही है, और उसके बाद भी बाबा का डर सता रहा है इनको। अरे भाई आप लोग ये बताइए, आपने मेहनत कहाँ की? अरविंद केजरीवाल जी कितनी सीटें ला रहे हैं? वो तो हरियाणा के लाल। चलिए ठीक है, आपका षड्यंत्र यही था कि इनको जेल में डाल दो। अगर आप समय पे ले आए होते ना, जमानत मिल गई होती, आपकी ईडी सीबीआई ने तिकड़म नहीं लगाया होता तो प्रदेश कुछ और होता, कुछ रिजल्ट कुछ और होता। ये जो कांग्रेस के अति उत्साहित दोस्त हैं उनको आप बताइए कि क्या होता। आप दोनों, चलिए मैं दोनों के पास वापस आऊंगा। ठीक है, मैं दोनों के पास वापस आऊंगा। ठीक है अनुराग जी, हरियाणा की पॉलिटिक्स फिलहाल अपने चरम पर है और नतीजे भी आने वाले हैं। अशोक तंवर के कांग्रेस में आने से जो खुशी कांग्रेस वालों को हो रही है, लेकिन भूपेंद्र सिंह हुड्डा के चेहरे पर मायूसी बनी हुई है। दूसरा, आपके हिसाब से अब की बार कांग्रेस की अगर सरकार बनती है तो मुख्यमंत्री के लिए किसको मौका मिलना चाहिए? अनुराग जी। जी देखिए, ये बात सही है कि अशोक तंवर जी जो कांग्रेस में आए हैं उससे जरूर कुछ ना कुछ कांग्रेस को कुछ क्षेत्र में फायदा होगा। और लेकिन जो हुड्डा जी हैं वो हो सकता है कि थोड़ा सा इनसिक्योर हो गए हों। लेकिन जैसे मुख्यमंत्री की जहां तक बात आती है तो करीब करीब 100% ये तय है कि हुड्डा जी ही सीएम बनेंगे। अब ये हो सकता है कि जो शैलजा कुमारी जी है उनको, वो दलित चेहरा भी है, महिला भी है, हो सकता है उनको डेप्यूटी सीएम बना दिया जाए या उप मुख्यमंत्री जो का पद उनको दे दिया जाए। तो ये भी एक फॉर्मूला आ सकता है आगे आके सामने। नहीं तो अनुराग जी फिर उनको अपनी सांसदी से इस्तीफा देना पड़ेगा। जी बिल्कुल, उनको अपनी सांसद से इस्तीफा देके और 6 महीने के अंदर कोई ये जो है एक एमएलए बन चुन के आना पड़ेगा। तो ये तो हो जाता है राजनीति में, ऐसा बहुत हमने पहले भी देखा है। तो ऐसा भी हो सकता है कि उनको जो है डेप्यूटी सीएम दे दिया जाए, क्योंकि काफी दलित समाज ने भी काफी इस बार कांग्रेस की तरफ रुख दिखाया। लेकिन अनुराग जी जब कांग्रेस की तरफ से टिकटों का बंटवारा हुआ था तो कुमारी शैलजा से ना तो उनकी प्रतिक्रिया ली गई, और सुनने में आया कि हुड्डा जी के चहेते हैं, हुड्डा जी के द्वारा ही ज़्यादातर टिकट फिक्स किए गए हैं कि किसको देना है और किसको नहीं देना। तो पहले से ही रणनीति वहां पर साफ थी कि किसको दूर रखना है, और बाद में कई तरह की बातें ये भी आई कि जो सांसद हैं वो हरियाणा की पॉलिटिक्स में इंटरफेयर नहीं करेंगे। जी बिल्कुल, देखिए जो ज्यादातर जो टिकट है वो हुड्डा जी के द्वारा ही और उनके पसंदीदा कैंडिडेट को ही दिए गए हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है।
और जो वो पहले मुख्यमंत्री रह भी चुके हैं, तो उनका वैसे भी इस राज्य में काफी हद तक दबदबा है, और जो अच्छे कैंडिडेट है उनमें भी उनकी अच्छी जान पहचान है, तो इसलिए उनका पलड़ा भारी भी है। इस बार भी वो मुख्यमंत्री बन सकते हैं। लेकिन जहां तक जो बात की जाए, और बीच में ऐसी भी खबर आ रही थी कि कुमारी शैलजा जी नाराज भी है इस बात से, बिल्कुल, और उनकी नाराजगी सामने भी आने लगी थी मीडिया के माध्यम से। लेकिन सही समय पे राहुल गांधी जी ने बीच बचाव करते हुए और उनको मना लिया, और कहीं ना कहीं आपने देखा होगा मंच पे भी दोनों को वो एक ही मंच पे दोनों को साथ में लेके आए और डैमेज कंट्रोल किया, ताकि ये चुनाव उनके हाथ से जीता जिताया चुनाव निकल ना जाए, जैसे पंजाब का निकल गया था, जैसे बहुत सारे चुनाव निकल चुके थे पहले कांग्रेस के हाथ से। तो कहीं ना कहीं इन्होंने डैमेज कंट्रोल करने में वो सफल रहे राहुल गांधी जी। अब देखना होगा कि अब जब सरकार बनेगी उसके बाद ऐसा ना हो कि अगर हुड्डा जी सीएम बने तो कुमारी शैलजा जी या फिर जो है सुरजेवाला जी नाराज होकर एक अलग गुटबाजी शुरू हो जाए, क्योंकि कांग्रेस में ये हर समय देखा गया है कि गुटबाजी शुरू हो जाती है, और एक बार वो जीत भी जाते हैं तो अगली बार गुटबाजी की वजह से ही हार जाते हैं। और ये गुटबाजी हरियाणा में सबसे ज्यादा चलती है। सुरजेवाला, कुमारी शैलजा और किरण चौधरी, इनका एक अलग ग्रुप था और हुड्डा जी का अलग था। दोनों में कभी नहीं बनती थी, लेकिन आलाकमान है, दोनों को साथ रहना पड़ेगा और पार्टी के लिए मेहनत भी करनी पड़ेगी। चंद्रभूषण जी, आप कांग्रेस के मुख्यमंत्री को लेकर उपाध्याय जी पर हमलावर हो रहे हैं, लेकिन आपके अनिल विज ने खुद बोल दिया था कि अब की बार तो मेरा भी मन है मुख्यमंत्री बनने का। 6 बार का मैं विधायक हूं और मेरा भी मन है, लेकिन उन्होंने साफ तौर पर यह भी कह दिया कि मेरा मन है, लेकिन जो फैसला बीजेपी आला कमान करेगा वो मंजूर है। नहीं, देखिए, ये एक कार्यकर्ता के समर्पण भाव की है। हाँ। ठीक है, और देखिए, मैं तो हमारे यहाँ एक लोकतंत्र और लोकतांत्रिक प्रक्रिया है। हाँ। सभी लोग जानते हैं। ये कांग्रेस के जो लोग आज कह रहे हैं कि ऐसा हमारे यहाँ होता है, ये सब हमारा ही कॉपी कर रहे हैं और कुछ नहीं है। हम तो देख रहे थे कैसे कहाँ सरकारें बना के किन किन लोगों को बैठाला जाता है, कहाँ कैसे उठाया जाता है, क्या किया जाता है, कहाँ सरकारें तोड़ी जाती हैं। हाँ, सरकारें तोड़ी और उठाई सब जाती हैं, ये भी बता दिया। ठीक है, और हरियाणा में देखिएगा आप, सरकार भारतीय जनता पार्टी की ही बनेगी और पूर्ण बहुमत से बनेगी। ये आम आदमी पार्टी जिस उसमें आई थी, कांग्रेस जिस उसमें है कि इतना वोट परसेंटेज यहाँ कटा है, ये ऐसा हुआ है, ये हुआ है, ये स्थिति दूसरी आपको नजर आएगी। ठीक है। हाँ। जनक प्रसाद जी, अभी दोनों की तरफ से कह दिया गया है, कांग्रेस वाले भी कह रहे हैं कि सरकार हमारी बनेगी। मैं आऊंगा आपके सवाल पर ही आऊंगा। चंद्रभूषण जी ने भी कह दिया कि सरकार हमारी बनेगी, लेकिन अरविंद केजरीवाल की तरफ से कहा गया है कि हमारे बिना सरकार नहीं बनेगी। तो क्या अरविंद केजरीवाल का साफ साफ संदेश सभी पार्टियों के लिए था कि भैया अगर हमारी जरूरत हो तो हम तैयार हैं, सरकार बनवाएंगे, हम किसी से वैर नहीं मानते, वो चुनाव के टाइम में होता है, लेकिन सरकार बनाने के लिए हम तैयार हैं। देखिए, हमारा मानना था कि हम इंडिया गठबंधन में हैं। हाँ। और वैचारिक रूप से। हाँ। क्योंकि ये जो हार्ड कोर लोग जो सत्ता में आए हुए हैं, हम उनके साथ में नहीं है। नहीं सर, एक बात सुन लीजिए बस। ठीक है, अभी आपने कहा कि हम इंडिया गठबंधन में हैं वैचारिक रूप से जी। आपको याद है अरविंद केजरीवाल ने सबसे ज्यादा आरोप अगर किसी पे लगाए हैं तो वो कांग्रेस पे लगाए हैं, तो फिर कहां से एक विचारधारा हो गई? और पुष्पेन जी, जो सरकारें भी इन्होंने बनाई, दिल्ली में बनाई, कांग्रेस को हटा के बनाई, हाँ। पंजाब में बनाई, कांग्रेस को हटा के बनाई, और यही लोकसभा के चुनाव में दिल्ली में कांग्रेस के और आम आदमी पार्टी के राहुल गांधी अरविंद केजरीवाल के साथ कोई मंच नहीं शेयर करे। आपको ये जनता को बेवकूफ बनाने का काम कर रहे हैं। सुन लीजिए एक बार, एक मिनट कंप्लीट कर। बोलिए। आपको पता होगा कि पंजाब में एक मंत्री ने भ्रष्टाचार करने की कोशिश करी थी, हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके उसको हटा दिया। वो अपनों के सगे नहीं है। जब भ्रष्टाचार जो अगर कर ले तो हमारे वो किसी को टॉलरेट करने वाले हैं नहीं एक्चुअली। तो वो कांग्रेस को कहाँ करेंगे? जो गलती करेगा, जो भ्रष्टाचार में लिप्त पाया जाएगा, उसके खिलाफ आवाज उठाएंगे, और हम लोग इसीलिए आम आदमी पार्टी में है। तो आपने फिर लोकसभा का चुनाव कांग्रेस के साथ मिलकर दूसरी बात, एक बात और कही गई है डिबेट में कि ये 240 सीट आ गई। मेरा मानना है कि अगर ईमानदारी से अगर चुनाव होता
79 सीट पे भाजपा हारी हुई है, आज भी हारी हुई है। दोबारा कहिए, आप लोकसभा चुनाव की बात कर रहे हैं क्या? यस। हाँ, तो 79 सीट पे इन्होंने घपले करके जीते हुए हैं। हाँ। जहां से बता रहा हूं मैं संत कबीर का। अब आप मुझे ये बताइए कि आपका बीजेपी पर निशाना है या चुनाव आयोग पर? सर ये तो चुनाव आयोग, ईडी, सीबीआई सभी नहीं के प्रकोष्ठ बन गए। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। बीजेपी बहुत बढ़िया। पुष्पेन जी, इन लोगों का रोना जो है 8 तारीख अभी 6-7 कल से शुरू हो जाएगा, आप ये देखिएगा। ये लोग नहीं, जनक प्रसाद जी, आपका ठीक है, हरियाणा चुनाव के बाद भी रोएंगे। आपने खुल के कह तो दिया कि सरकार किसी की बनो, हमारे बिना नहीं बनेगी, और अब वो टाइम आ गया है कि सरकार किसी की बनो या ना बनो, हमारा तो यही चलता रहेगा। आरोप लगा दिए, बात खत्म। क्या सच नहीं है क्या? आप बताइए, महाराजगंज की सीट सुनी है गोरखपुर की, महाराजगंज की सीट जीतू सीट हरवाई गई है जबरदस्ती, फरुखाबाद सीट हरवाई गई है जबरदस्ती। पूरे हिंदुस्तान की अगर आप चेक कर रहे हैं तो 79 सीट ऐसी जो कि इनको जबरदस्ती हरवाई गई है, चुनाव आयोग ने हरवाया है। जनक प्रसाद जी, अगर ऐसा होता ना, जनक प्रसाद जी अगर ऐसा होता, देखिए मैं ये नहीं कहता कि मैं बीजेपी का सपोर्टर हूं, लेकिन आपको एक बात क्लियर बता दूं मैं, अगर ऐसा होता तो जिस राम मंदिर के लिए बीजेपी कब से लड़ी थी वहां से हारती नहीं। सर बताओ कितने वोट जीती है बीजेपी? वो हारी है, मतलब बीजेपी। हाँ। जहां पे 2.5 से 3 लाख वोटर से बीजेपी हारनी चाहिए थी ना, वहां 15-20 हजार से जीती है मात्र इंडिया गठबंधन। मैं बता रहा हूँ, डाटा बता रहा हूँ ना। जिस गांव में आप जाएं बीजेपी का वोटर मिलता ही नहीं था हमको, और वहां से वोट पड़ रहे हैं। तो सर आपको कैसे मिलता? आप तो आम आदमी पार्टी की तरफ से गए थे, अपने वोटर ही देखे होंगे, आपने बीजेपी वाले वोटर तो देखे ही नहीं होंगे। चलिए ठीक है, चंद्रभूषण जी जवाब दीजिए। क्लैरिफाई कर देखिए, मैं आपको चलिए एक मिनट और सुन लीजिए, कांग्रेस हो या आम आदमी पार्टी, अब इन दोनों लोगों में मुस्लिम रहते हैं। जनक जी सुन लीजिए। चलिए ठीक है, जनक प्रसाद जी मौका दे दीजिए चंद्रभूषण जी को। अभी देखिए पुष्पेन जी, एकदम साफ बात सुन लीजिए। कांग्रेस और आम आदमी पार्टी, जिस आम आदमी पार्टी ने कांग्रेस को गाली दे देकर, भ्रष्टाचारी बोल बोलकर 2 राज्यों में सरकार बनाई, आज वही कांग्रेस और आम आदमी पार्टी अब राहुल गांधी और अरविंद केजरीवाल ये अपने आप को दिखाने में लगे हैं कि मैं भाजपा को ज्यादा उल्टा सीधा बोल सकता हूं और मैं भाजपा को ज्यादा उल्टा सीधा बोल। अब इन दोनों नेताओं में, राहुल गांधी और अरविंद केजरीवाल बनने में एक दूसरे की होड़ लगी हुई है। ठीक है, अब एक दूसरे का कंपटीशन चालू हो गया है। यही लोग हैं जो जिनसे जनता अपने आप को समझ रही है कि ये कौन लोग हैं। देखिए, दोनों की चाल चरित्र में कोई फर्क नहीं है। एक आंदोलन से, भ्रष्टाचार के खिलाफ आंदोलन में जो पार्टी निकली थी, आज वही भ्रष्टाचार में शामिल हो गई, और यही राहुल गांधी हैं। तो इन लोगों के फेर में नहीं आ, क्योंकि ये दोनों लोग सिक्के के एक पहलू हैं, आप समझ लीजिए। एक ही सिक्के के 2 पहलू हैं, एक तरफ राहुल गांधी और एक तरफ अरविंद केजरीवाल है। अब ये लोग दिखाने में लगे कौन कितना बड़ा भ्रष्टाचारी बन जाए, जो मोदी जी से लड़ सके, जो भाजपा से लड़ सके। इसलिए इनकी लड़ाई भाजपा और मोदी जी से नहीं है, भ्रष्टाचार से है। ये लोग भ्रष्टाचारी है, और इन्होंने, जनता इसको समझ रही है कि यदि ये लोग आ गए तो ये लोग कितना बड़ा भ्रष्टाचार करेंगे। इसलिए जनता, हरियाणा की जनता बहुत ही समझदार है। वो 8 तारीख को, जैसे ये लोग आरोप लगा रहे हैं कि भाजपा ये करके जीतती है, भाजपा वो करके जीतती है, भाजपा ऐसे जीतती है। ठीक है चंद्रभूषण जी, ठीक है, समय कम है। मैं आप सभी मेहमानों का यहाँ पर धन्यवाद करना चाहूंगा, क्योंकि समय की कमी है। आप हमारे साथ इस खास चर्चा में जुड़े, आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद। तो हरियाणा चुनाव को लेकर जिस तरह से एग्जिट पोल आए हैं, बीजेपी की टेंशन बढ़ा दी है और कांग्रेस के लिए खुशी की बात है। तो वहीं आम आदमी पार्टी को एक भी सीट मिलने के आसार नहीं है। हालांकि फाइनल नतीजे 8 तारीख को आएंगे, और 8 तारीख में किसकी सरकार बनेगी, किसको पूर्ण बहुमत मिलेगा, ये तभी पता चलेगा। फिलहाल मेरे साथ इस खास पेशकश में इतना ही। बाकी देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए इंडिया वॉइस। नमस्कार।